नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करने के बाद स्थानीय स्तर पर भी इसकी प्रतिक्रिया देखने सुनने मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कविन जैन जहां पेश बजट को अव्यवस्था के लिए लाभकारी बता रहे हैं, वहीं जागरूक नागरिक भागेश बैद की राय में बजट ने हर वर्ग को निराश किया है जैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए सबसे पहले अपनी ही पार्टी की केंद्रीय सरकार द्वारा पेश बजट को श्री जैन साहब कैसे लाभकारी बता रहे हैं, सुनते हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आज केंद्रीय बजट पेश किया गया वह 21वीं सदी के भारत का सबसे शानदार बजट कहा जा सकता है और आज़ादी के 100 साल बाद के भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसकी आधारशिला रखने वाला बजट है। अनेक नए प्रावधान इस बजट में किए गए हैं जिसे बहुत सी विकासपरक नई योजनाएं 30 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार देने के लिए जो PLI स्कीम के अंतर्गत खाका तैयार किया गया है। आगामी 5 वर्षों में 30 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार दिए जा सकेंगे। इसके अलावा डिजिटाइजेशन की जो बात की गई है इस बजट में, बैंकों के डिजिटाइजेशन, पोस्ट ऑफिस के डिजिटाइजेशन और इसके साथ में गांव तक 5G तकनीक के माध्यम से PPP मॉडल में किसानों को सहयोग करने के लिए बहुत सारे कंपनियों का निर्माण करने की बात की गई है। और इसके साथ ही रिवर लिंकिंग की 5 नई बड़ी परियोजनाएं इसमें शुरू हुई है। पर्वतमालाओं को जोड़ने के लिए एक नया रोपवे का प्रावधान इस बजट में किया गया है। पहले हमने राष्ट्रीय राजमार्गों का और वाटरवेज का निर्माण इस सरकार में देखा है, अब रोपवे का जो नया प्रोजेक्ट इस बजट में प्रावधानित है निश्चित रूप से एक नई चीज़ है। और इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल करेंसी, ये सभी आधुनिक जो तकनीक है इसके उपयोग से भारत को विकास के नए आयाम देने का कार्य इस बजट में किया गया है। कृषि से संबंधित जो सुधार हैं, नए बाज़ार, नई तकनीक से जोड़ने का कार्य इसमें किया गया है। शिक्षा के लिए 1 क्लास 1 चैनल का एक प्रावधान किया गया है जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए बाकायदा एक टीवी चैनल होगा जिसके माध्यम से शिक्षा का विस्तार जो है डिजिटाइजेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। 25,000 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का प्रावधान इस बजट में है। 400 से अधिक नई वंदे भारत रेल आगामी 3 साल में लाई जाएंगी। 100 से अधिक कार्गो ट्रेन्स लाई जाएगी। वन स्टेशन 1 प्रोडक्ट की स्कीम जो है वह कृषि उत्पादों के लिए लाई गई है। और इसके अलावा सभी का ध्यान इस बजट में रखा गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो परिकल्पना है उस पर इस बजट में बहुत ही विवेक के साथ कार्य किया गया है। और निश्चित रूप से यह बजट कम चीज़ों को फोकस करता है परंतु उनको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। योजनाएं बहुत ही सीमित रखी गई है लेकिन उनको पूर्णता तक ले जाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। हथियारों को निर्यात करने की स्थिति में भारत कैसे पहुंच सके और भारत का जो उद्योग है वह कैसे फल फूल सके और बाहर के कंपनियों को भारत में कैसे ला करके यहाँ पर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जा सके, इस संबंध में भी इस बजट में विशेष फोकस दिया गया है। कुल मिलाकर यह बजट निश्चित रूप से एक नए विज़न और नए सृजन का बजट है और हम वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा पेश बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नगर के जागरूक नागरिक और व्यापारी भागेश बैद ने स्पष्ट कहा कि बजट से न करोड़ों नौकरियों का सृजन होने वाला है, न महंगाई पर लगाम लगने वाली है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है तो इस बजट को कुछ लोग चूचू का मुरब्बा भी कह रहे हैं
और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत शोर सुनते थे दिल का, चीर कर देखा तो कतराए खून निकला। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? बजट एवरेज रूप से बजट था, कोई विशेष बजट नहीं दिखा, सिर्फ साल भर का खाता वही को पेश किया गया है। बजट में कोई भी विशेष उपलब्धि या विशेष चित्रण या विशेष परिदृश्य नहीं दिखा। तो क्या ये माने कि आप ऐसे ही बजट से संतुष्ट होंगे जिसमें प्रधानमंत्री की तथाकथित घोषणा 15-15 लाख रुपया सब देशवासियों को दिया जाएगा, कुछ इस टाइप के बजट का आप इंतजार कर रहे थे क्या? बजट वह होता है जिसमें आम आदमी को रिलैक्सेशन मिलता है। आम आदमी से परिभाषा होती है बजट के संबंध में, जो गरीब मजदूर है उनको क्या सहायता मिल रही है, किसानों को किस प्रकार का सरकार योजना बना रही है, मिनी स्मॉल इंडस्ट्रियों के बारे में क्या सरकारें सोच रही है, और उसके अलावा जो टैक्स पेयर है उनके बारे में क्या सोच रही है। इसका मेन मोटिव 76 लाख लोगों को 2 प्रभागों के माध्यम से नौकरियां देने के इस बजट में प्रावधान किया गया। 76 लाख यानी 1 करोड़ से कुछ कम। तो क्या वो उपलब्धि बजट की छोटी उपलब्धि है? उसका प्रोजेक्ट अगर आप पूरा पढ़ते और सुनते तो यह लगता कि 15 साल में यह 76 लाख नौकरियां का इजाफा होगा, वो भी डिजिटल करेंसी के माध्यम से। जब डिजिटल करेंसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2023 में, तो वह आगे के 15 सालों में 76 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएगा। तो जो 15 साल में 76 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराएगा, ये कहाँ से महत्वपूर्ण हुआ जी? नहीं, 1 साल में 80 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की जो योजना बनी है इस बजट में, वो क्या आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जब प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि 2022 में हम सबको, जब आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव चल रहा होगा, तो सबके घरों में छत रहेगी। आज वो उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ लोगों को मकान दे पाए। हिंदुस्तान में जिनके पास मकान नहीं है ऐसे लोगों की संख्या ही कम से कम 7 से 8 करोड़ है। उसमें से अगर आप 25% कर पाए हैं तो आपका टारगेट जो है वही चेक नहीं कर रहे हैं। कहीं पर 1 साल हम कोरोना काल को मान भी लेते हैं कि चलो 1 साल का कोरोना काल के कारण काम नहीं हो पाया, फिर भी अगर 1 साल को हम आगे बढ़ा लेते हैं तो 2023 तक में भी वो संख्या पहुंचेगी 2-3 करोड़, और 8 करोड़ मकानों की आवश्यकता है। तो कहाँ से पूर्ति कर पा रहे हैं और कहाँ से सपना दिखा रहे हैं जी? नहीं, ये डबल इंजन की सरकार की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करें और छत्तीसगढ़ में भी हम धमतरी जिले की बात करें, धमतरी जिले से और सीमित हो गए हम नगरीय क्षेत्र धमतरी नगर निगम की बात करें, तो 1 साल तक यहाँ प्रधानमंत्री आवास बनाना छोड़ के ठेकेदार फरार है, लापता है। तो इस विसंगति में केंद्र सरकार की कितनी भी सदा सहायता हो, कितनी भी सद्भावना हो, क्या और सहयोग न मिले तो क्या संभव है कि मोदी जी का जो पीएम आवास है वो सफल हो? भाई, ये तो राज्य सरकार की असफलता होती है ना कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर उनके पास फंड आया हुआ है तो उनको रेस्ट अमाउंट जमा करा के उस परियोजना को पूरी करनी रहती है। इसमें मोदी सरकार की कोई अनुपलब्धता नहीं है, मोदी सरकार की कोई असफलता नहीं है। पर मैं आपकी आलोचना अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे जो क्या अकेला केंद्र सरकार जवाबदार है? मैं अकेले केंद्र सरकार को जवाबदेही इसलिए मान रहा हूँ कि जब आपने कहा कि मैं 2022 तक के सबके घरों में मकान दूंगा, सबके घरों में छत रहेगी, सबके छत रहेगी, ये आपका नारा था। 2022 हो गया और आप 25% कंप्लीट कर पाए हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ। गलतियों से आदमी सबक लेता है और यही कारण है कि बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि 1 साल में अब 80 लाख मकान की गति पकड़ेगी। 2017 में जब चालू हुआ था तो 3 साल में इन्होंने 80 लाख के ही हिसाब से बनाया है। तो ये कौन सी नई उपलब्धि? हर साल 80 लाख मकान बनाना है इनको, क्योंकि ये बजट में प्रावधान कितना रखते हैं? 48,000 करोड़, 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, उतने बजट में तो उतना ही मकान बनेगा। अब दूसरी वाली बात यह आती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बना तो रहे हैं, अब लागत बढ़ गई है, सीमेंट के रेट बढ़ गए हैं, छड़ के रेट बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गई है, तो इनकी भरपाई कहाँ से करेगा गरीब आदमी?
गरीब आदमी अगर सक्षम रहता तो उसकी लागत तो बढ़ा नहीं रहे ये। सरकार को एक ही क्षेत्र में या एक ही वर्ग को संतुष्ट करने के लिए नहीं चलना है। भारत एक महादेश है और सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए 5G की मोबाइल सेवा भी शुरू हो रही है और डाकघर जो कोर बैंकिंग से भी जुड़ रहा है। तो ऐसी जो लाभप्रद योजनाएं हैं वो आपको दिखाई नहीं देती। भाई डाकघर को कोर बैंकिंग से जोड़ने पर यहाँ पर डाकघरों में कितना प्रभाव और कितने खाते हैं? डाकघर में कोई करंट अकाउंट तो नहीं है जो व्यापारी जाएगा। कोर बैंकिंग का तात्पर्य क्या है उनका? और दूसरी वाली बात 5G सर्विस, यहाँ पे तो लोगों को अभी तक के 3G सर्विस नहीं मिल रही है नगर निगम होने के बाद, है ना डाउनलोडिंग की सुविधा है ना अपलोडिंग की सुविधा है। ऑप्टिकल फाइबर ये तो प्राइवेट कंपनियों को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने यहाँ पर 4G की स्पीड तो दे रहे हैं। बजट एक्सपर्ट्स जो है वो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन आपकी जो निराशावादी सोच है वो ये बता रही है कि अर्थव्यवस्था और चौपट होगी। उसका कुछ आधार बताइए। अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना, क्योंकि बजट के जो एक्सपर्ट है वो ये देखते हैं टोटल की कारपोरेटरों को कितना फ़ायदा हो रहा है। कारपोरेट टैक्स आपने कम कर दिया, कैपिटल गेन को आपने कम कर दिया, तो इन सब से तो फायदा ही होगा ना। किनको? कारपोरेटरों को। आपकी इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाई है सरकार ने, तो ये क्या बधाई के पात्र नहीं है? इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाई है तो बधाई के पात्र कैसे हुए? इनको तो इनकम टैक्स के स्लैब को कम करना चाहिए। इनकम टैक्स के स्लैब को और 5 लाख की जगह 7 लाख करना चाहिए। पर आज एक तरफ वित्त मंत्री कहते हैं कि पेट्रोलियम मूल्य में वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ रही है या खाद्य तेलों के कारण महंगाई बढ़ रही है। जिस प्रकार से हम एक अपेक्षा करते हैं, हम आलोचना नहीं करते यहाँ पर, हम एक अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कोविड वैक्सीन का इजाद भारत में किया गया, उसी प्रकार से खाद्य तेल जो भारत में प्रचुर मात्रा में हो सकते हैं, दलहन और तिलहन की फसल को अगर हम प्रचुर मात्रा में करें, फली की फसल को बढ़ाएं, जिससे हमारे यहाँ राइस तेलों का उत्पादन भी हो सके और जिससे हमको एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए किसानों के खाते में MSP की 2,37,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे खाते में डालने का प्रावधान किए गए। यही सारी चीजें जो व्यवस्थित हुई MSP को पहले सरकार तय तो कर ले कि MSP पे हम खरीदी करेंगे। MSP पे छत्तीसगढ़ सरकार खरीदी कर रही है तो उस पर 10 प्रकार की अड़ेंगे। MSP पर खरीदी का प्रावधान राज्य केंद्र सरकार का है, पर वो सिर्फ उतना ही खरीदती है जितना उसको ज़रूरत है। उसके बाद बाकी मूल्य किसान की जो उपज है उसका मूल्य कहाँ मिल पाता है उसको। तो क्या माने कि ये करोड़ों नौकरियों को जो सृजन होगा, जो आशा व्यक्त की जा रही है, ये आशा पूर्ण नहीं होने वाली? कौन सी नौकरियां? कहाँ पे नौकरियां? उल्टा ये नौकरियां जाएगी, क्योंकि सारे सिस्टम को तो ये बेच रहे हैं, सारी चीज़ें बेच रहे हैं। LIC का IPO ला रहे हैं, 2022 में LIC का भी IPO आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पूरी की पूरी निजीकरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। टाटा एयर इंडिया को बेच चुके हैं, ये और भी नई कई इंडस्ट्रियों को बेचेंगे। ये तो भेल और इसरो को ना बेच दें। नहीं, आपने पहले देखा होगा कांग्रेस सरकारों में मध्य प्रदेश में लाल डब्बे के नाम से बस चलती थी। वो बस बंद करने के बाद, निजीकरण होने के बाद, वही बसें आज करोड़ों रुपए का राजस्व कमा के सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रही है। क्या ये उदाहरण पर्याप्त नहीं है? एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपको और देता हूँ। आप चले जाइए साउथ में पूरी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें चलती है और बेहतरीन बसें हैं, 1 नंबर की लग्जरिया बसें। जो हमारे यहाँ बसें चलती है ना, उनसे भी बेहतर क्वालिटी की बसें हैं और कम मूल्य में, तो हमको ज़्यादा दूरी तय करवाती है और बहुत अच्छी सुविधाएं देती है और वो राज्य सरकार को भी फायदा पहुंचाती है। सरकार को व्यापार करना चाहिए या जनसेवा? सरकार, आप एक तरफ बोलते हो लाल डब्बा और कारों की बात करते हो, बस की सुविधाओं की बात करते हो, और क्या तो व्यापार करना चाहिए। वो साउथ में भी तो व्यापार किया जा रहा है ना। अपने अपने राज्य की हम बात करें ना। देखिए, मैं एक बात इसमें बोलना चाहता हूँ आपको कि सरकार को व्यापार नहीं करना है, पर सुविधाएं तो उपलब्ध कराना है ना। अच्छी सुविधाएं अगर कम दरों पर उपलब्ध होती, आज हमको ट्रांसपोर्ट कंपनियां बोलती है कि हमारा 25 पैसा बढ़ाओ किलोमीटर पीछे। अगर हमारी खुद की निजी सर्विस रहती तो 25 पैसा के लिए बार्गेनिंग नहीं करते, हम उल्टा 5 पैसा कम कर देते। तो क्या ये माने कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बजट पेश किया गया है, इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत नहीं होगी और महंगाई बढ़ेगी?
महंगाई तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, चाहे इनपुट कॉस्ट की महंगाई को रोकने का कोई भी विजन नहीं है और वैश्विक समस्या भी चल रही है, पूरा विश्व मंदी के दौर पे चल रहा है, तो उसमें तो ये सब समस्याएं आएगी उनके पास। सारा विश्व मंदी की चपेट में, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था जीडीपी तो आगे बढ़ रही है। घाटा, विश्वकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा कम हो रहा है। क्या ये सुरक्षित नहीं है? जानकारी के लिए बता देता हूँ, पहले जो 6.8% राजकोषीय घाटा था 2020-21 में, वो 2021-22 में 6.9 हो गया। अब 6.8 बड़ा होता है कि 6.9 बड़ा होता है, ये आप पता लगा लीजिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पूंजीपतियों को राहत मिल रही है, मिडिल क्लास और सफर करेगा? हाँ, बिल्कुल सही बात कही। पूंजीपतियों को लाभ मिल रहा है, मिडिल क्लास अपनी मौत खुद ही मर रहा है। जी, ये डिजिटल करेंसी का ऐलान भी हुआ है, तो इसका क्या इफेक्ट बाजार में होने वाला है डिजिटल करेंसी का? भाई, डिजिटल करेंसी को आज की तारीख में वर्ल्ड की डिमांड है, क्योंकि डिजिटल करेंसी की वैल्यू वर्ल्ड में कहीं पे भी रहती है। पहले बोला जाता था कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिसको विश्व में कहीं पे भी लेके घूमो बिक जाता है, पैसा मिल जाता है ना। उसी प्रकार से डिजिटल करेंसी बनाई गई है, जिसको कहीं पे भी लॉगिन करो, जहाँ से भी पेमेंट निकालना है आप पेमेंट निकाल सकते हो। चलिए आखिरी प्रश्न पूछते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप इसका स्वागत जरूर करेंगे। सरकार ने निर्णय लिया है कि 400 नई वंदे मातरम ट्रेन चलेगी, तो इस पे तो कोई आपको आपत्ति और विवाद नहीं है? नहीं, अगर ये घोषणा पूरी होती है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता आकाश गोलछा, मोहन लालवानी, शरद लोहाना और ईश्वर देवांगन ने कहा कि बजट निराश करने वाला है। बिल्कुल, भाजपा वाले जो कह रहे हैं मैं भी सहमत हूँ। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन चुनाव को देखते हुए बजट बनाया गया है और सिर्फ छलावा है, घोषणा है। और समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम पढ़ रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है दूरदर्शिता किसने देखी, 5 साल बाद क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा मात्र बजट है, और बजट में मुझे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। जैसा कि पूर्व में भी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था, देश की जनता आज टैक्स के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न जो भी इनकी योजनाएं हैं, किसी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा। और आज अभी जो बजट इनका आया है वो तो सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए लाया गया है, जिसका कोई आम जनता से इसका कोई संपर्क नहीं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कल बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें ना तो किसानों के लिए, न छात्रों के लिए, न बेरोजगार युवकों के लिए कुछ भी बजट में शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ पुराने बजट को फिर उठा के डाल दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। केंद्र सरकार जब से आई है, कोई नई योजना ना तो छात्र छात्राओं के लिए किया गया है, ना किसानों के लिए, और ना ही युवाओं के लिए। इसलिए यह जो कल का जो प्रस्तुत बजट है पूरी तरह से छलावा है। हम कांग्रेस कमेटी इस बजट का भरसक निंदा करते हैं। मोदी सरकार का 2022 का जो ये देश के लिए बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है, वो केवल आंकड़ों का जादुई खेल है। इसमें किसी प्रकार न किसी किसान का, न किसी मजदूर का, न किसी छोटे व्यवसायी का, न आम आदमियों का इसमें भला होने वाला है। सब लोग बजट को देखते हुए सभी के मन में निराशा हुई है। ये बजट सुनने के बाद ऐसा लगा कि ये पिछले 7 सालों से इस प्रकार सिर्फ आंकड़े भर बता रहे हैं, काम कुछ बजट के हिसाब से हो नहीं पा रहा है। आप बजट में देखेंगे जो किसान 1 साल से आंदोलित रहे थे, उस बजट में एमएसपी का कहीं कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने काला कानून वापस लिया, उसमें किसानों का कहीं भी कोई हित नहीं दिखता। न आम आदमियों के लिए टैक्स, किसी प्रकार की इनकम टैक्स कम किया गया है, न कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का इनकम टैक्स में कोई छूट दी गई है। ये बजट टोटल लोगों के लिए विनाशकारी बजट है। इस बजट से आम आदमी बहुत नाखुश है और उन सभी लोगों में निराशा हुई है। ये बजट भाजपा के 2024 के मिशन में उनके ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। इस बजट में 2 साल की कोरोना महामारी के बाद जो मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की स्थिति हुई है, उसका जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। जो किसान 1 साल तक
बैठे रहे धरने में, उनका 1 रुपए का ख्याल नहीं रखा गया। ये बजट मेरी नज़र में असंवेदनशील है और युवा, बेरोजगार, छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय, शिक्षाकर्मी, नौकरी पेशा सब के लिए घातक है। कोई राहत नहीं दी गई है। जबकि जीएसटी में और देश को पेट्रोल डीजल के माध्यम से बहुत आवक हुई है। ये 143 लोगों का बजट है, कारपोरेट सेक्टर का बजट है और ये उन्हीं को देख के बनाया हुआ बजट है। और अब ये सिद्ध हो गया कि ये सरकार सिर्फ कारपोरेट जगत के भरोसे चल रही है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।